गाइस वेलकम टू दिस सेशन। और दिस इज़ अ लेवल 2 सेशन। ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, या जो फिर इंग्लिश मीडियम के ही हैं एंड दे रीड इंग्लिश। सो उनके लिए है, इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे वर्ड्स। सो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आई विल गो अहेड, आई विल डिस्कस द एडिटोरियल पेज हेडलाइंस, द बिजनेस पेज हेडलाइंस, एंड आई विल रीड 2 आर्टिकल्स फॉर यू। 2 छोटे आर्टिकल है जो मैं पढ़ूंगा और आपके लिए समझा दूंगा, और आप देखिए कि कैसे एग्जाम्स में उससे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, और देखते हैं कि ये वीडियो कितना लंबा होता है। आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिए कि ये नया पैटर्न कैसा है। सो लेट मी बिगिन। जो सबसे पहला हेडलाइन है वो क्या कहता है? इंडियाज़ रीजनल चैलेंज। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इंडिया के अपने रीजन में जो चैलेंजेज हैं। चाइना एंड नेशनलिज्म हैव मेड इट मोर कॉम्प्लेक्स फॉर दिल्ली। ठीक है ना, एक तो चाइना है और दूसरा क्या है? नेशनलिज्म। अब यहाँ पे नेशनलिज्म का मतलब क्या हो गया? ये जो राष्ट्रवाद जो चीज़ है, इंडिया ही अटैक कर दो, ये कर दो, आर्मी ही, ये सब जो चीज़ है इसको बोल रहे हैं लोग नेशनलिज्म। लिखने वाला इसको नेशनलिज्म लिख रहा है कि काम से ज़्यादा ही नेशनलिज्म हो गया है। तो चाइना एंड नेशनलिज्म हैव मेड इट मोर कॉम्प्लेक्स फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए ये दोनों चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके जीए से। आप ऐसे आर्टिकल्स को थोड़ा सा तो ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें, 4-5 लाइन, पहला पैराग्राफ उतना ही पढ़िए, वही बहुत है। हाउ इंडिया कैन एक्ट एज अ ग्लोबल ब्रिज। ग्लोबल ब्रिज के रूप में इंडिया कैसे एक्ट कर सकता है। अब देखो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में ये निकला है। G7 फ्रांस आपको दिख रहा है इस फोटो के नीचे। मैं फिर सबसे पहले, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। किसको अपॉर्चुनिटी है? इंडिया को अपॉर्चुनिटी है। विद द एक्सपेंशन ऑफ G7 टू बी ए पार्ट ऑफ बोथ द ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल वेस्ट। कहता है कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है। किस चीज़ के साथ एक अपॉर्चुनिटी है? जो ग्लोबल एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन हो रहा है G7 का, मतलब G7 में अब 7 से ज़्यादा कंट्रीज़ को लाया जा सकता है। तो इस एक्सपेंशन के साथ इंडिया के पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है? ग्लोबल साउथ, ठीक है ना, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल वेस्ट, ये दोनों से जोड़ने का अपॉर्चुनिटी है। ओके, आपको पता है G7 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? पहले आप ये देख लो, नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप। क्या कहता है? बहुत ध्यान से समझो इस लाइन को। एमिड कंसर्न्स अबाउट चाइनाज असर्टिवनेस, कोऑपरेशन अमंग डेमोक्रेसीज इज बैक इन वोग। लुक एट दिस। वोग मैंने आपको कितना बताया क्लास में, और उसका देखो यहाँ पे क्या इस्तेमाल है। और असर्टिवनेस, असर्ट का मतलब तो आपको पता है, ASSERT। अब अपनी बात पे अड़े रहना। तो चाइना का जो असर्टिवनेस है, इंडिया को नहीं आने देंगे, इंडिया को नहीं आने देंगे, ये जो इस असर्टिवनेस के कंसर्न्स के बीच, जो डेमोक्रेसीज के बीच जो कोऑपरेशन है वो फिर से चलन में आ गया है। फिर से सारी डेमोक्रेसीज एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही हैं। और यहाँ पे देखो, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स। द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया। अब फिर आप ये न्यूज़ देखो, डिजिटल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। द डिफरिंग डिफरिंग डिजिटल जर्नीज ऑफ इंडिया और चाइना। डिफरिंग डिजिटल जर्नीज मतलब डिफर करने वाले डिजिटल जर्नीज। डिफरेंट रख देते तो अलग अलग, ठीक है ना। तो द डिफरिंग, अलग अलग होते हुए, अलग होता हुआ जर्नी, ठीक है ना। अब इंडिया और चाइना का जो डिजिटल जर्नी है वो कैसे अलग है? देयर इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट चाइनीज डोमिनेंस। चाइना का जो ये डोमिनेंस है, प्रभुत्व जो बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इंडिया नीड्स टू फिक्स इट्स डोमेस्टिक लैंडस्केप। मतलब इसका जो लैंडस्केप का कहने का मतलब डोमेस्टिक परिदृश्य, ये इसका जो डोमेस्टिक एरिया में जो भी इंडिया का हो रहा है वो सब इसके लैंडस्केप का पार्ट है। तो इंडिया को अपना डोमेस्टिक लैंडस्केप को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा, एडवांटेज लेने के लिए, चाइनीज़ से एडवांटेज लेने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा डिजिटल जर्नी उनसे कुछ अलग हो, हमारे यहाँ ज़्यादा डिजिटल कंपनीज़ आएँ, तो आपको अपना लैंडस्केप जो है उसको फिक्स करना पड़ेगा।
embrace new health technology but with due safeguards। न्यू हेल्थ टेक्नोलॉजी को तो आप एम्ब्रेस कीजिए, उसको अपनाइए, अडॉप्ट कीजिए, लेकिन जो ज़रूरी सेफगार्ड्स हैं उनके साथ। ऑपरेट न्यू टेक्नोलॉजीज विद इन एन एथिकल फ्रेमवर्क। देखो मैंने तुमको एथिक्स का मतलब बताया है, किसी भी काम को करने का जो सही तरीका होता है। मोरली, मोरली मतलब समझ रहे हो ना, टेक्नोलॉजिकली नहीं कि फ़ोन को पहले ऑन करेंगे फिर उसका ये करेंगे वो करें, मोरली, तो उसको हम लोग एथिक्स कहते हैं। तो बोलता है एथिकल फ्रेमवर्क में नए टेक्नोलॉजीज़ को ऑपरेट करो। अगर सरकार ने कहा है कि 4 महीने पहले इसका ट्रायल करो, तो ये नहीं कि 1 महीने में ही उसको तुम निकाल दो पब्लिक के लिए। अ रॉबस्ट रेगुलेटरी प्रोसेस, ठीक है ना, नए टेक्नोलॉजीज को किस चीज़ के बीच ऑपरेट करना है, एक एथिकल फ्रेमवर्क में, एक रॉबस्ट रेगुलेटरी प्रोसेस के बीच। रॉबस्ट का मतलब आपको पता है, और देख लीजिए रेगुलेटरी प्रोसेस कैसा है, रॉबस्ट है, आसानी से इधर उधर होने वाला नहीं है। एंड ए न्यू लीगल आर्किटेक्चर, और जब नया हेल्थ टेक्नोलॉजी आएगा तो उसके लिए नए कानून भी आएंगे, तो उसी को ये देखो किस तरीके से लिखा है, आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कैसे हुआ है। आपको यही सारी चीज़ें समझनी है। अब आपके क्लोज टेस्ट में क्या होगा कि यहाँ से कुछ भी गायब हो सकता है, लीगल गायब हो सकता है, एथिकल गायब हो सकता है, रॉबस्ट गायब हो सकता है, आर्किटेक्चर गायब हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस पढ़ने की आदत है तब तो आप समझ जाओगे कि क्या है, और अगर आदत नहीं है, नेक्स्ट ईयर देन। दिल्लीज एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर शॉक, ये किस चीज़ के बारे में लिखा है, अभी दिल्ली में जो रेन्स हुए हैं और रेन्स ने जो हैवॉक क्रिएट किया है उसके लिए, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉक हर बार दिल्ली को लग जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना, इसलिए तो ड्रेनेज हो जाता है, ड्रेन्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, वाटर लॉगिंग हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, इसी को बोला गया है और हर साल होता है। कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू डील विद हेवी रेन्स। कॉम्प्रिहेंसिव, जो सब चीज़ को कवर करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाली का देख लिया और उसके आगे पीछे कुछ देखा ही नहीं, या किसी और एस्पेक्ट को देख लिया और उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखा। कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन डील करो, उसके कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन लाओ हेवी रेन से डील करने के लिए। एंड गाइज, दिस इज द आर्टिकल वी विल बी रीडिंग टुडे, आई विल बी डिस्कसिंग इट फॉर यू। फॉर द टाइम बिंग लेट मी मूव टू द बिजनेस पेज, और यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है, सेक्टर्स नॉट हिट बाय कोविड-19 में सी अ सर्ज इन हायरिंग। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। कोविड-19 से ऐसे सेक्टर्स जो इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं, जो हिट नहीं हुए हैं, उनके हायरिंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। जॉब ऑप्टिमिज्म, और ये जॉब के लिए ऑप्टिमिस्टिक बात है। नीचे देखो क्या लिखा है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में लीड द वे इन न्यू रिक्रूटमेंट्स। मतलब सबसे ज़्यादा इन्हीं में रिक्रूटमेंट्स होने की संभावना है, तभी तो ये क्या करेंगे, लीड द वे करेंगे। आप इधर देखो, IL&FS प्रेजेंट्स प्लान टू रिजॉल्व 57,000 करोड़ डेब्ट। अब देखो, इतना बड़ा डेब्ट को क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। रिजॉल्व कर रहे हैं मतलब इस डेब्ट को अब ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी डेब्ट हो गया है उसको कैसे अब इसका समाधान निकाला जाए, तो उसी को हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व वर्ड इस्तेमाल किया। अब IL&FS आप देख लीजिए कि क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसिंग ग्रुप, देख लिया आपने। सो नाउ लेट मी मूव टू दिस न्यूज़। आज के फिनांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अगर बैंक का एग्ज़ाम होता है या इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसको पूछा जा सकता है। HDFC बैंक में है बंडल्ड GPS विद व्हीकल लोन्स। अब देखो, HDFC बैंक में आप गए व्हीकल लोन लेने के लिए, आपको सिर्फ व्हीकल का ही लोन चाहिए ना। अब व्हीकल में कोई 5 लाख का स्पीकर लगा ले, उसके लिए तो बैंक लोन नहीं देती है। तो इन्होंने क्या किया HDFC बैंक ने, कि GPS ट्रैकर का भी प्राइस जोड़ लिया, बंडल कर दिया उसको अपने व्हीकल लोन के साथ, और कस्टमर को देते गए बिना बताए। एंड कस्टमर अनजाने में GPS के लिए भी पे कर रहा है। हो सकता है मैं GPS ना लगवाना चाहूँ। अभी मैं देखो, IT डिपार्टमेंट टू कास्ट अ वाइड नेट फॉर टैक्स पेयर डेटा। टैक्स पेयर डेटा के लिए IT डिपार्टमेंट अब एक लंबा जाल बिछाने वाली है। उसको क्या लिखा है, कास्ट अ वाइड नेट। ऑलराइट, अभी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, सेंसेक्स अप 399 पॉइंट्स, 399 पॉइंट चल गया। श्रग्स ऑफ कोविड फियर, और आपको मैंने बताया है
श्रग ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जब आप झटक के दूर कर देते हैं अपने से, जैसे बाल झटकते हैं और पानी दूर हो जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे झटक के आप जो चीज़ दूर कर देते हैं उसको श्रग ऑफ करते हैं। तो सेंसेक्स ने क्या किया, कोविड फियर्स को श्रग ऑफ कर दिया ऐसे परफॉर्मेंस से। और श्रग ऑफ फियर भी बोला जाता है, ठीक है ना, श्रग ऑफ द फियर्स। तो और यहाँ फियर्स लिखा ही है, कोविड-19 फियर्स। ऑलराइट, अभी आप देखो क्या लिखा है यहाँ पे, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ टू गेट टफ ऑन एड्स। टू गेट टफ ऑन एड्स मतलब एड्स पे अब इसकी कड़ी नज़र रहेगी, अब एड्स पे ये कड़ाई से काम करेगा, ठीक है ना। और इसके नीचे देखो आप, अपार्ट फ्रॉम टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट एंड आउटडोर अरेनाज, look at this word, the new law also takes digital platforms into its regulatory sweep। कहता है टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट और आउटडोर के फील्ड्स के सेक्टर्स, उसी को यहाँ पे अरेना कहा गया है। अरेना मैंने आपको बताया था बिल्कुल एम्पी थिएटर की तरह, कोई स्टेडियम की तरह। तो सेक्टर्स के लिए भी देखो यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया है। द न्यू लॉ ऑल्सो टेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अब जो नया लॉ है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी अपने दायरे में ले रहा है, रेगुलेटरी स्वीप में ले रहा है। इसका रेगुलेशन के स्वीप में अब डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा। लुक एट हाउ द लाइन, द सेंटेंस हैज़ बिन क्रिएटेड, हैज़ बिन रिटन। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बैंकिंग सेक्टर से, गवर्नमेंट प्लान्स टू कट नंबर ऑफ पीएसबीज डाउन टू 5, डाउन टू 5। देखो बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है बताने को। लेट मी मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन एंड लेट मी डिस्कस दिस आर्टिकल फॉर यू। क्या लिखा है, ऑन संडे हेवी रेनफॉल हिट दिल्ली फॉर 3 आवर्स, द सीजन्स फर्स्ट मेजर शावर सिंस मॉनसून अराइव्ड ऑन जून 24। ओके, कुछ भी नहीं है इसमें बताने लायक। द रेन्स आर एन एनुअल फीचर। देखो, फीचर का मतलब तो कोई गुण होता है, अब यहाँ पे अकरेंस को भी लिख दिया है। द रेन्स आर एन एनुअल अकरेंस कह सकते हैं यहाँ पे, ओके। फीचर आपको समझ में आ गया कि कोई एक्शन भी अगर हो रहा है तो उसके लिए भी फीचर कहते हैं। ये रेन जो है एनुअल फीचर है, एनुअल फीचर मतलब हर साल दिखता है। द रेन्स आर एन एनुअल फीचर बट सो इज़ द कोलैप्स ऑफ सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। रेन्स तो एनुअल आते हैं और बिल्कुल ऐसे ही होता है सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स। दिस ईयर टू, इस साल भी, द डेल्यूज लेड टू द इनंडेशन, वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक कंजेशन, अपरूटिंग ऑफ ट्रीज एंड डैमेज्ड हटमेंट्स इन स्लम एरियाज़। कहता है इस साल भी डेल्यूज, ये जो बाढ़ आया, ये किस चीज़ की वजह से, इसने किस चीज़ को लीड किया, क्या हुआ इसकी वजह से, इनंडेशन हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया, ट्रैफिक कंजेशन हो गया, पेड़ उखड़ गए, और हटमेंट्स जो झोपड़ी वोपड़ी थे स्लम एरियाज में वो सारे डैमेज हो गए। द कोलैप्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पार्क्ड अ ब्लेम गेम बिटवीन आम आदमी पार्टी लेड सिटी गवर्नमेंट एंड द भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। ये जो कोलैप्स हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसने क्या शुरू कर दिया, ब्लेम गेम आपके बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। While the BJP blamed the government for not undertaking desilting of drains, the AAP said there was need for better coordination between government departments and corporations since cleaning and desilting of the drains are a joint responsibility। अब जरा इस लाइन को समझ लेते हैं हम लोग। बीजेपी ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर नॉट अंडरटेकिंग। देखो, कोई भी चीज़ जब आप टास्क अंडरटेक करते हो तो क्या करते हो, आप उसको करते हो। तो डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स में जो नालियों में जो सिल्ट जमा हो जाता है, जो मिट्टी जमा हो जाती है, उसको हटाया नहीं, इसके लिए बीजेपी ने ब्लेम किया। आपने क्या कहा, नीड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, अभी अच्छे तालमेल की ज़रूरत है किसके बीच में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द कॉरपोरेशंस। सिंस क्लीनिंग एंड डीसिल्टिंग, चूंकि क्लीनिंग और डीसिल्टिंग ऑफ द ड्रेन्स क्या है, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउएवर द फ्लडिंग प्रॉब्लम कैनॉट बी सॉल्व बाय डीसिल्टिंग द ड्रेन्स अलोन। और राइटर क्या कह रहा है, हालांकि जो फ्लडिंग का प्रॉब्लम है वो सिर्फ डीसिल्टिंग से नहीं सॉल्व किया जा सकता है। द सिटी विल हैव टू अंडरगो डिकेड्स ऑफ बैड डेवलपमेंटल प्लानिंग एंड ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन। ये जो सदियों से नहीं, दशकों से बैड डेवलपमेंटल प्लानिंग चलता आ रहा है और ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, हर जगह कंक्रीट। तो सिटी को उसको अनडू करना होगा, मतलब उसको बदलना होगा।
which has destroyed or built over the city's natural drainage system। और ये जो दोनों चीज़ हुए हैं, डेवलपमेंटल प्लानिंग जो हुआ है, ठीक है ना, और ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन जो हो गया है, इसने क्या कर दिया है, सिटी के नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इट विल हैव टू चेक कंस्ट्रक्शन ऑन द यमुना फ्लड प्लेन्स। यमुना का जो फ्लड प्लेन्स है, मतलब यमुना का पानी जहाँ तक आता है उस पे जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोकना होगा, चेक कंस्ट्रक्शन करना होगा, बिकॉज दे रिड्यूस द वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शंस वाटर का रिवर का वाटर कैरी कैपेसिटी जो है, वाटर कितना उसमें जा सकता है, उसको कम कर देते हैं। एंड इट विल हैव टू रिस्टोर वेटलैंड्स। देखो रिस्टोर करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा मतलब जो वेटलैंड्स, मतलब जो तालाब थे या जो मार्शी एरियाज थे, दलदली एरियाज थे, उनको फिर से लाना होगा वापस। विच एक्ट एज स्पॉन्जेस टू कंट्रोल फ्लडिंग। और ये किस तरीके का एक्शन करते हैं, स्पॉन्ज का, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए पानी सारा खींच लेते हैं। A few years ago, experts recommended solutions which included restoration of the natural drainage network। Restoration, फिर से उसको बहाल किया जाए, मतलब फिर से उसको दुरुस्त किया जाए नेचुरल ड्रेनेज नेटवर्क का। अब नेचुरल ड्रेनेज नेटवर्क क्या है, कहीं कहीं पे बड़ा बड़ा तालाब है तो आसपास के इलाके का जितना भी पानी है वो तालाब में जाके जमा हो जा रहा है। कहीं दलदली इलाका है तो ठीक है, कुछ पानी वो खींच ले रहा है। तो यही है नेचुरल ड्रेनेज नेटवर्क। रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो हैं, ठीक है ना, उन पे से इंक्रोचमेंट हटाना होगा। स्टॉपिंग ऑफ डंपिंग ऑफ गार्बेज इनसाइड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। जो गार्बेज डंप हो रहे हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन, कुछ बरसाती नाले होते हैं, उनके जो गर्मियों में सूख जाते हैं तो उनके अंदर गार्बेज डंप किया जा रहा है, उसको रोकना होगा। एंड सेपरेटिंग सीवेज नेटवर्क फ्रॉम द ड्रेनेज नेटवर्क। और जो सीवेज का नेटवर्क है, जो लिक्विड कचरा का नेटवर्क है और ड्रेनेज जो नेटवर्क है, उसको क्या करना होगा, उसको सेपरेट करना होगा। ओके तो सीवेज नेटवर्क जो है, जो आपका गार्बेज, लिक्विड गार्बेज है, और जो ड्रेनेज नेटवर्क है, जो पानी निकलने का रास्ता है, उन दोनों को अलग करना होगा। द गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू दिस रिकमेंडेशंस। गवर्नमेंट को इस रिकमेंडेशंस पे ध्यान देना चाहिए, मस्ट लुक इनटू दिस, इसको देखना चाहिए। एंड कंसिडर सेटिंग अप अ सिंगल एजेंसी टू टैकल द ड्रेनेज फ्लडिंग प्रॉब्लम सो दैट दिल्ली डज नॉट सफ़र एवरी ईयर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड यू ऑल्सो कंटिन्यू रीडिंग द आर्टिकल्स। और कोई भी अगर क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है, कैसा भी आपको इंग्लिश का क्वेश्चन है, गो अहेड एंड जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लीव योर कमेंट्स।